अभी हमारे देश में जो एक तरह से देखा जा रहा है राजनीति में परिवारवाद, इससे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? देखिए, परिवारवाद का जो अभिशाप है हमारे यहाँ, ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे आप साउथ एशिया में देखोगे। ये चाहे श्रीलंका ले लीजिए या बांग्लादेश ले लें आप, कुछ हद तक पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा। तो ये अभिशाप हमारे पूरे साउथ एशिया में है और इसका कारण ये है कि जो लोग जिन पे जो देश के पायनियर्स थे इन सभी देशों में, जिनके हाथों में देश सौंपा लोगों ने, उनका ये कर्तव्य बनता था। मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका, बांग्लादेश सभी की बात कर रहा हूँ। वो लोग कहीं पे राष्ट्र हित से ज़्यादा वो परिवार हित में सोचने लगे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि उनको राष्ट्र से उतना प्यार नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, जिनका सुभाष चंद्र बोस का कोई एम्बिशन नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था उनका अपना, और बहुत से लोग थे उस समय जो कि बिना कोई एम्बिशन के उन्होंने, बिना कोई लालसा के अपना सब कुछ त्याग दिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो लोग प्राइम मिनिस्टर जो इन कंट्रीज़ में बने, वो बेसिकली पॉलिटिशियंस थे। अब लेजिटिमेसी के लिए इन्होंने दो चार चीज़ें की। साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, कि इन्होंने किसी ने सोशलिज्म का नारा लगाया तो किसी ने कम्युनिज्म का नारा लगाया, और ये सब क्योंकि लेजिटिमेसी बनाए के लिए आप गरीबी के नाम पे और सोशलिज्म के नाम पे आप लेजिटिमेसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप देखोगे कि जिस दिन परिवारवाद ख़त्म हो जाएगा हमारे साउथ एशिया से और भारत से, उस दिन आप देखोगे कि ये गरीबी जो वर्ड है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये गरीबी भी दूर हो जाएगी और गरीब नाम का लोग आदत में ये नहीं शामिल कर लेंगे कि हर चीज़ में गरीब बोलना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाहे नेपाल में लाख खामियाँ हों, मैंने किताब लिखी नेपाल पे और बड़ा एक्सटेंसिवली टूर किया उस कंट्री को, बड़े अच्छे से जानता हूँ। मुझे साहब बहुत इलाके हैं नेपाल में जहाँ गरीबी है, लेकिन मुझे एक भी नेपाली ये नहीं मिला जिसने कहा कि मैं गरीब हूँ। आप एक वो चीज़ आपने भी महसूस किया होगा। तो जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, अब क्या है कि ये सारे जो हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, ये इंडिया हुआ, पाकिस्तान, सब एक ही मतलब वो कॉलोनियल सेटअप से बाहर निकले थे। तो पहली बात कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे जब तक इनका कॉलोनियल मास्टर्स से रिश्ता नहीं था होता। उसके बाद जब ये कॉलोनियल मास्टर्स के उससे जब वो छोड़ के गए, तो इन लोगों ने उस समय जो इंटरनेशनल सिस्टम जो था बाइपोलर था, तो अंदर अंदर ये लोग किसी न किसी गुट के साथ ये जुड़े हुए थे। और उस समय ये जो तमाम एजेंसियां हैं, CIA, KGB, ये बहुत एक्टिव थी। तो सभी एक दूसरे से वो मतलब जुड़े हुए थे और बड़े वो इंटरेस्टेड थे कि कोल्ड वॉर में उस समय आपको मालूम होगा ये जो बगदाद पैक्ट हुआ था और सेंटो हुआ था कि कम्युनिज्म को एक लिमिट तक रखना है, तो रेजीम्स को इंस्टॉल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई जगह तो लोगों के मतलब CIA एंड अदर्स इवन रिजॉर्टेड टू असैसिनेशन रेजिम चेंजेस। तो ये परिवारवाद में देखिए एक यही ये है कि क्या होता है कि जब आप लंबे अरसे तक एक परिवार होता है तो एक पूरा नेटवर्क पूरे देश में फैल जाता है। वो नेटवर्क वेस्टेड इंटरेस्ट का होता है। वो मतलब एक सिम्बायोसिस हो जाता है कि आपको वो पॉलिटिकल एडवांटेज देंगे, आपको
रिटर्न में कुछ एडवांटेज देना होगा। और वो धीरे धीरे जितना जितना पुराना परिवारवाद होगा उतनी जो वो उसकी जड़ें उसकी हैं वो फैलती जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब जड़ें आपकी फैल जाती हैं इतनी, तो आप बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लैकमेल के वल्नरेबल हो जाते हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने जो सुना है कि जो फूड फॉर ऑयल स्कैम जो हुआ था, उसमें एक किसी ने जाके एक बहुत बड़े वो नेता थे, और मुझे लगता है कि जो लोग अभी जिनके नाम आए उसमें उनको फाउल गाय बनाया गया। वो एक्चुअली दोषी लोग नहीं थे। जो असली जो दोषी था उसका नाम नहीं लिया गया और उसको ब्लैकमेल किया गया एक बहुत बड़ा समझौता करवाने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। बाकी तो किसी देश के एम्बेसडर गए वहाँ पर, उन्होंने उनको कहा कि हमने आपका नाम नहीं लिया इसमें और आप पर बहुत मेहरबानी की। तो इस तरह के लिवरेजेस जो हैं वो होते हैं, क्योंकि आप जितना लंबा पावर में होते हैं उतने आपके एक्सटर्नल लिंक्स भी हो जाते हैं। फिर आपने ये साउथ एशिया में ये भी देखा गया है कि आप जब इस तरह का नेटवर्क आप क्रिएट हो जाता है तो जो भी इल गॉटन वेल्थ होता है, जो आपने पैसे इकट्ठा कर लिए, वो कहीं ना कहीं तो आपने डालना है वो पैसे। ये मैं पूरे साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। तो वो पैसे आप कहीं डालेंगे, तो जो फॉरेन पावर्स हैं उनको मालूम है आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं। वो एक ब्लैकमेल का रीज़न हो जाता है। उसके बाद आप से कई डिसीजंस करवाए जाते हैं आपसे ब्लैकमेल करके। तो ये तमाम चीज़ें जो है, देखिए फिर ये जो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है कि भाई एक एजेंसी किसी को लिवरेज कर रही हो, दूसरी एजेंसी उसको निगेट करने की कोशिश कर रही हो, तो वो एक अपने आप में जो एटमॉस्फेयर जो है डेवलपमेंट का वो कंट्री में, या जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, वो बहुत विशिएटेड हो जाता है। और इसका आपको हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, आप देख लो इसका क्या। अयूब को किसने बैठाया था? अयूब को अमेरिकन्स ने बैठाया था। उसके बाद भुट्टो साहब को रशियंस का, सोवियत यूनियन का टैसिट सपोर्ट था, ठीक है। उसी तरीके से फिर ये पाकिस्तान का अगर आप रीड करें पूरा, ये ज़ियाउल हक से जो भी काम करवाना था अमेरिकन्स ने करवाया। उसके बाद देखिए उनका क्या हश्र हुआ उसके बाद। तो अभी आप देखोगे कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली है या ये भुट्टो फैमिली है, तो ये फैमिलियाँ की तमाम नेटवर्क जो है, और दोनों का कहीं ना कहीं तार कहीं बाहर से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से किसी भी आप डायनेस्टिक इसमें उस फैमिली के साथ वही बात है। तो देश के गवर्नेंस पे इंटरेस्ट नहीं रख के उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि अपने इल गॉटन वेल्थ को, जो एम्पायर साहब पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते हैं, आप बताओ कि हिंदुस्तान में डायनेस्टीज़ हैं, क्या कोई राजा महाराजा पहले का मुकाबला कर सकता है इनसे एसेट्स में? सच्चे दिल से बताओ मुझे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। किसी का 1000 करोड़ का अंपायर होगा, किसी का 2000 करोड़ का अंपायर होगा, किसी का 3000 करोड़ का अंपायर होगा। तो ये जी, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में भी राजतंत्र का इनका मतलब सिस्टम बना रखा है इन्होंने। राजतंत्र में फिर भी देखिए, पुराने ज़माने में राजतंत्र को मैनिपुलेट होते थे, इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिस गोज अगेंस्ट द वेरी ग्रेन ऑफ डेमोक्रेसी। आप साहब कोई देश में इससे ज़्यादा, मतलब एक डेमोक्रेसी में जहाँ अपॉर्चुनिटी
इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सबके लिए। तो अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे और पहले से ये तय रहेगा कि आप एक डायनेस्टिक पार्टी ज्वाइन किया, तो आप चाहे कितने भी काबिल आदमी हो, आप उस आदमी से ऊपर नहीं जा सकते। और साहब मुझे ताज्जुब होता है कि बाकी तो छोड़ो, ये इस देश में ये पुराने राजा महाराजा अपने आप को कहने वाले हमारे और आपके जैसे लोगों से मिलेंगे तो वो अपने आप को बताते हैं महाराजा हम बहुत बड़े रियासत के मालिक थे और ये थे और वो थे और हमारे बाप दादा ये थे। और इन लोगों को शर्म नहीं आती है जब एक अपने आधे उम्र के पॉलिटिशियन से जाके उसके सामने ये जो जैसे अंग्रेज़ों के सामने ये सलूट मारते थे, उसको सलूट मारते हैं जाके। साहब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को तो ये नहीं, मैं नहीं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आप बताओ साहब कि आपका बेटा या आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहते हो और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो आपका तो वो ऊपर वाला वो जो हिस्सा है वो ब्लॉक्ड है। तो जब आपको यही एक एहसास दिला दिया जाता है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे आप ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत कर लो, हालांकि हर चीज़ डेस्टिनी पे होता है, लेकिन फिर भी एक मानसिकता वो कि भाई हम इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो अपने आप ही राष्ट्र के लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है। वो राष्ट्र कभी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो भी पारिवारिक पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, उसको बाहरी एजेंसियां मदद करती है उभरने में। देखिए वही मैं कहा ना कि आप लंबे अरसे पर से अगर पावर में हो और फिर आपने नेटवर्क फैला गया, अपने परिवार का नेटवर्क फैला दिया, तो वो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क ही अपने आप में एक बहुत वनरेबिलिटी हो जाता है इसके लिए, देश के लिए और उस पॉलिटिशियन के लिए। उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है, मान लो उसके 10 होटल हैं पेरिस में, अब आप उसी पे ब्लैकमेल करते रहो। पॉलिटिशियन का पूरा एक परिवार है, उसका ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, वो हवाला के थ्रू जा रहा है, आईएसआई है आपको ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि पहले पूरे ट्रांजैक्शन हवाला से होते थे, ये आईएसआई के थ्रू होते थे, की जानकारी में होते थे वो। तो ये इसका यही खतरा है कि कंट्री जो है वो सबवर्टेड हो जाता है। आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हो। आपको जो डिसीजन कहा जाएगा वही डिसीजन आपने लेना हो। आप कभी राष्ट्र हित में काम नहीं करोगे, क्योंकि आपका उसमें फिर पर्सनल एम्पायर भी एक फैक्टर बन जाता है। तो अगर कोई देश को आगे और वही लीडर ले जा सकता है जो कि इन सब चीज़ों से परे हो, या वही पार्टी हो सकती है जहाँ पे आदमी का अपवर्ड मोबिलिटी जो है राइट टिल द पीक हो। और इनके साथ जुड़ने वाले भी लोग, जो जुड़ने वाले भी लोग होते हैं वो भी इसी मानसिकता के होते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं अंपायर चल रहे हैं। तो सब अंपायर अपना अपना एम्पायर बचाने के लिए, तो ये मतलब एक अंपायर, उससे छोटा अंपायर, उससे छोटा अंपायर, सब अंपायर, तो अगर पूरा कंट्री मिनी एम्पायर्स का अगर बन जाए तो आप फिर बताओ साहब कि फिर एक कॉमन आदमी के लिए क्या बच जाएगा इस देश में। पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, उसने निकाला था कि भारत के अधिकांश राजनीतिक जो लीडर हैं उनके बारे में उनकी कई सच्चाइयाँ जो है हमारी एजेंसियां जानती हैं। इस तरह से एक आर्टिकल आया था संपादकीय में, तो उनकी पहले तो ये सोचा गया कि वो ऐसी हमारी हम गलत अफवाहें फैला रहे हैं,
लेकिन क्या इसमें सच्चाई? देखिए ऐसा है, ये जाहिर सी बात है कि जब आप लंबे अरसे तक पावर में रहते हो, बड़ा अंपायर इस्टेब्लिश करते हो, तो ये जो ह्यूमन वीकनेसेस होता है, जब आपके पास शोहरत, पैसा, अंपायर सब कुछ आ गया, तो फिर ये आपके जो 3 वाइसेस जो है, वाइन, वेल्थ, वुमेन, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक्सप्लॉइट करते हैं लोग तो फॉरेन एजेंसियां को वो चाहती हैं इसके बारे में जो भी तथ्य हासिल कर सके, फिर वो आपको ब्लैकमेल करती हैं। और हम लोग सब जानते हैं ये सब चीज़, कानों कानों में बहुत सारी बात होती है। आपने एक अंपायर का आपने देखा होगा, कुछ एक पॉलिटिशियन का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, रातों रात बंद कर दी गई थी। और वो देखा, वो सोचिए वो एम्पायर, वो हमारे किस डोमेन में वो अंपायर जा रही थी। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? वो लेजिस्लेचर से हट के वो अंपायर कहीं और जा रही थी। वो ये उसका किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि अगर उस तरह के का भी अंपायर है इस कंट्री में,